आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास में अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दूंगा। ओके, 30 से 40 मिनट में, इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, मतलब ऐसा साम्राज्य जो क्या है 3 महाद्वीपों में फैला, 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ओके, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि महाद्वीप क्या है। आई होप दोस्तों आप इसे जानते होंगे महाद्वीप क्या कहलाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि मेरा दायित्व बनता है मैं आपको वह छोटी से छोटी चीज बताऊं। ओके, तो महाद्वीप क्या है, समुद्र के बीच ऐसे भूखंड हैं जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं। ओके, कई सारे देश स्थित होते हैं। जैसे क्या है, ये आपका एक भूखंड है, इसमें क्या है कई सारे क्या है देश स्थित हैं, और ये क्या है समुद्र के बीच स्थित है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आप दोस्तों आपका कहलाएगा महाद्वीप। ओके, अब विश्व में दोस्तों आपके 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप आपका, और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 विश्व में क्या है महाद्वीप है। ओके, तो हम देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो आप देख सकते हैं जो रोमन साम्राज्य वो क्या है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। मतलब इस चैप्टर में हम क्या है पूरे चैप्टर में रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ओके, तो जो रोमन साम्राज्य है वो कौन कौन से 3 महाद्वीपों से घिरा था? तो यूरोप महाद्वीप, पश्चिम एशिया महाद्वीप और आपका उत्तरी अफ्रीका, इन 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था आपका रोमन साम्राज्य। ओके, तो इसलिए हम क्या है रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी क्या है रोमन साम्राज्य। ओके, तो डायरेक्ट नहीं कहा गया कि हम इस चैप्टर में रोमन साम्राज्य के पढ़ेंगे, नहीं इसका डायरेक्ट नाम लिखा हुआ रोमन साम्राज्य। ओके, लेकिन क्या लिखा हुआ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ऐसा एक ही साम्राज्य वो है रोमन साम्राज्य। ओके, तो रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस अध्याय में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य किन किन राजनीतिक ताकतों ने संवारा। ओके, मतलब क्या है शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, सामाजिक समूह में विभाजित था। ओके, मतलब वर्ण व्यवस्था जिस प्रकार से हर समाज में आपको पता है विभाजित होता है कई वर्गों में समाज, इसी प्रकार से हम देखेंगे रोमन साम्राज्य किन किन समूह में बटा हुआ था। ओके, और रोमन साम्राज्य की संस्कृति, भाषाओं और वैभव को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि स्त्रियों के प्रति कानून की स्थिति क्या थी, और साथ ही क्या है अर्थव्यवस्था में दास श्रम का योगदान क्या था, और क्या जनता यहाँ स्वतंत्रता उपलब्ध थी, मतलब जनता यहाँ स्वतंत्र थी कि नहीं, यह भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे 5वीं शताब्दी उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य कैसे छिन्न भिन्न हो गया, तो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया वो क्यों हो गया ये भी जानेंगे, और कैसे पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना। ओके, ये सब हम जानने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर, तो आपको क्या है आसानी से आपको समझने आ जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे रोमन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे। ओके, मतलब आपको पता है कोई भी आप साम्राज्य के बारे में पढ़े, किसी के बारे में पढ़े, तो आपके मन में पहले आता है कि जो हमें इनकी जानकारी मिलती कहां से। हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास इनका रोमन साम्राज्य के इतिहास में जानेंगे। ओके, 500-1000 साल पहले की बात होती है, तो इनकी स्रोत क्या है, हमें ये जानकारी मिलती कहां से, इसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो इतिहास के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार, इतिहासकारों के पास रोमन साम्राज्य के बारे में क्या है स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इसे क्या है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पाठ्य सामग्री, दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, तीसरा हो जाएगा भौतिक औषधि। पाठ सामग्री क्या कहलाती है? पाठ मतलब जो पठन होते हैं, जो पत्र लेखन वगैरह वहां भी चलते होंगे, और समय एक साम्राज्य था तो क्या है पत्र का आदान प्रदान तो होता ही होगा, तो पहले के मिले होंगे इतिहासकारों को, उससे जानकारी मिल जाती है। ओके, इसी पर दस्तावेज हो जाते हैं। भौतिक अवशेष जैसे आपके मूर्तियां हो गई, वहां के मिट्टी के बर्तन हो गए, इमारतें हो गई, स्मारक हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब दोस्तों सिक्के हो गए, ये सब क्या है भौतिक अवशेष कहलाते हैं। तो इन तीन टाइप में बांटा गया है आपको इस स्रोत को। ओके, क्रम से एक टॉपिक को लेकर डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला है पाठ सामग्री। तो उस समय क्या के व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। मतलब पहले रोमन साम्राज्य में क्या किया जाता था, एक साल में जो भी कार्यक्रम वगैरह हुए हैं, एक साल में जो भी क्या है, एक साल में जो भी कार्यक्रम वगैरह हुआ है, यहाँ की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या है एक लेख लिखा जाता था उसके ऊपर। ओके, जैसे क्या कहा जाता था वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, तो वो इतिहासकारों को प्राप्त हुआ, जिससे क्या है इतिहासकारों को जानकारी मिली, जैसे क्या है प्रति वर्ष लिखा जाता था। ओके, इसके अलावा क्या है पत्र मिले, प्रवचन मिले, व्याख्या मिले, वहां के कानून मिले, इन सभी की जानकारी क्या है मिल जाती है रोमन साम्राज्य के बारे में। दूसरा है दस्तावेज।
दस्तावेज देख लेते हैं। तो क्या है, पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के पास उगा करता था। ओके, तो मैं आपको बता दूं देखिए इस समय क्या चलता है अपने अभी वर्तमान में कि अपन क्या है कॉपियों में लिखते हैं। जो कॉपी के जो कागज बनते हैं वो क्या है लकड़ियों को काटकर मशीन के से क्या है वो कागज बनाए जाते हैं। लेकिन पहले समय ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं थी। तो पहले क्या चलता था, जो वहां रोम साम्राज्य में पेपायरस का पेड़ पाया जाता तो उसके जो पत्ते होते थे, उसके जो पत्ते हैं उसको क्या है सुखाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता था। ओके, वही क्या है पेज के रूप में उनके लिए काम करता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपियां कहा जाता था। तो इतिहासकारों को ये क्या है पांडुलिपियां मिली, जिससे क्या है ज्ञान मिला है। जो पेपायरस क्या है एक सरकंडा जैसा पौधा होता है जो क्या है मिस्र की नील नदी के पास उगा करता था। ओके, इससे क्या है लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, किससे, पेपायरस के सरकंडे जैसे पौधे से। ओके, हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज और आज भी क्या है पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। ओके, अभिलेख देख ले। अभिलेख क्या है, अभिलेख पत्थर की शिला ऊपर खोदे जाते थे, इसलिए क्या है वह नष्ट नहीं हुए और बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी भाषा में पाए गए। अभिलेख क्या कहलाता है, जो पत्थर होता है, पत्थर की शिला में क्या है खोद कर क्या है डिटेल लिखी जाती थी, जिससे क्या है अभिलेख कहा जाता था। वो भी प्राप्त हुए, जिससे क्या है रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर है भौतिक अविशेष, लास्ट है। भौतिक अविशेष में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो क्या है मुख्य रूप से पुरातत्व को खुदाई और सर्वेक्षण के दौरान मिलती हैं। जैसे क्या है इमारतें हो गई, स्मारक हो गए, आपका मिट्टी के बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, मूर्ति हो गए, अन्य प्रकार की संरचना, ये सब कहलाती हैं भौतिक अवशेष कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब देख लेते रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य। ओके, तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की अवधि में क्या है अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और क्या है मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। ओके, मतलब क्या है 7वीं शताब्दी तक क्या 2 साम्राज्य प्रमुख थे। कौन से 2 साम्राज्य, एक आपका दोस्तों रोमन साम्राज्य और एक आपका ईरान साम्राज्य। ओके, रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बीच आपसी प्रतिद्वंदता थी। ओके, तो क्या है ये दोनों आपस में क्या है आपसी प्रतिद्वंदिता थी, ये आपस में क्या है लड़ते रहते थे, रोमन साम्राज्य और आपका क्या है आपका ईरान साम्राज्य। ओके, और दोनों क्या है पड़ोसी थे, अगल बगल दोनों साम्राज्य बसे हुए थे और दोनों आपस में क्या है लड़ते रहते थे। ओके, उन्हें फरात नदी से अलग करती थी। इस अध्याय में हम क्या है रोमन साम्राज्य को विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो उस समय क्या है रोमन साम्राज्य पॉपुलर था। ओके, और ईरान साम्राज्य पॉपुलर था, ये क्या है विशाल भी थे। ओके, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल क्या है दोस्तों रोम साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं। तो रोम साम्राज्य का आरंभिक काल। तो रोमन साम्राज्य को अगर हमें पढ़ना है तो उसे 2 चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला एक है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, दूसरा है परवर्ती रोमन साम्राज्य। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य क्या कहलाता है, पहली से तीसरी शताब्दी। ओके, तीसरी शताब्दी तक के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को क्या है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता था। ओके, इसे क्या है आरंभिक काल भी कहा जाता था। ओके, मतलब क्या है पहली से तीसरी शताब्दी तक का जो काल होता है वो जाता है आपका पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। ओके, और परवर्ती रोमन साम्राज्य क्या है तीसरी शताब्दी के बाद की जो अवधि है उसे क्या है परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता था। तो हम पहले जान लेते हैं आरंभिक काल यानी पूर्ववर्ती चरण। ओके, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य में क्या है गणतंत्र, अब यहाँ से क्या है शासक के बारे में होगी, मतलब जो राजा कौन था उनके बारे में पर जानकारी मिलने वाली। ओके, तो अभी तक दोस्तों हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की और आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है, कोई भी आपको प्रश्न आपके मन में आता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, तो पढ़ लेते हैं रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य में क्या है गणराज्य रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथ में थी। ओके, पहले मैं एक बार थोड़ा पढ़ लेता हूं, फिर आपको पूरे डिटेल से एक एक शब्द लेकर समझा दूंगा। ओके, सेनेट में क्या है धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जो क्या है अभिजात कहलाता था। गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नाम की संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। तो समझ लीजिए क्या बताया जा रहा है। तो जो आपका रोमन साम्राज्य है, तो रोमन साम्राज्य क्या है एक समूह था। ओके, जो रोमन साम्राज्य आपका तो एक समूह है जिसका नाम है सेनेट। ओके, जिसका नाम क्या है सेनेट। ओके, तो सेनेट नाम की संस्था होती थी, वो क्या है रोमन साम्राज्य के पूरा सत्ता उसी के हाथ में होती थी। अब सेनेट क्या है, तो सेनेट अगर आपसे एक वाक्य में पूछा भी जा सकता है आपके एमसीक्यू में पेपर में, तो सेनेट बताइए कि सेनेट क्या है। तो सेनेट क्या है धनवान परिवारों का एक समूह होती थी। ओके, लिखा हुआ सेनेट क्या है धनवान परिवारों का एक समूह होते थे और जो सेनेट के हाथ में ही होता था कि आगे का राजा कौन होगा, मतलब सेनेट डिसाइड कर देता था कि राजा कौन बनने वाला है और सेनेट ही क्या है राजा बनाता था। ओके, और इसकी जो संस्था थी वो क्या कहलाती गणराज्य के नाम से चलाई जाती थी। तो सरकार चलती थी वो गणराज्य के नाम से चलती थी और सेनेट एक क्या है समूह का नाम है। अब सेनेट में क्या है धनवान परिवार होते थे। ओके, गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला।
ओके, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट कर दिया। ओके, 27 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र, मतलब क्या है, जूलियस सीजर वहां का राजा था, उसने अपने एक गोद लिया पुत्र कौन था, ऑक्टेवियन। उसने ऑक्टेवियन ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, मतलब क्या है, जूलियस सीजर को हटाकर स्वयं राजा बन गया। ओके, और सत्ता अपने हाथ में ले ली और क्या है, ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन गया। नाम क्या था, ऑक्टेवियन, लेकिन अपने रोम सम्राट किसके नाम से बना, ऑगस्टस ने नाम अपना चलाया। ओके, सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी, उसके लिए क्या है, जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया जाता था। मतलब क्या है, जो व्यक्ति एक बार सेनेट का सदस्य बन गया, सेनेट एक क्या समूह है, ओके, सेनेट एक समूह है, तो जो सेनेट का समूह बन जाता है वो जीवन भर क्या है, उसका सदस्य बना रहता था। लेकिन सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है, उसके पास क्या है, अच्छा रुपया पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, और उसकी क्या है, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। धन और प्रतिष्ठा होगी तो क्या है, सेनेट का सदस्य बन जाता था, और सेनेट की जो अगर सदस्यता ले ली तो जीवन भर सेनेट की सदस्यता चलती थी। ओके, पहले सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या है, प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता था, मतलब प्रिंसिपेट नाम दिया गया ऑगस्टस के शासन को। ऑगस्टस का एक छत्र शासक था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, लेकिन फिर भी इस कल्पना में को जीवित रखा कि वह केवल क्या है, एक प्रमुख नागरिक है, निरंकुश शासक नहीं था। ओके, मतलब ऑगस्टस ने क्या किया, धीरे धीरे क्या है, सत्ता की पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली, ओके, तो लोगों को लगने लगा कि क्या निरंकुश शासक है, ये क्या है, लीडर बनना चाहता था। ओके, तो निरंकुश शासक लोगों को लगने लगा, तो इसने कहा कि मैं क्या है, मैं एक आम नागरिक हूं, जिस प्रकार से एक आम नागरिक होता है मैं उसी प्रकार से केवल और केवल क्या है, मैं क्या है, राजभार संभाले हुए हो एक राजा के तौर पर, ये कहा जाता था। ओके, कहता था ऑगस्टस। ओके, ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया जाता था। मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सेनेट क्या है, धनवान परिवारों का समूह होता था जिसके हाथ में पूरी शक्ति होती थी कि यही क्या है, राजा को डिसाइड करेगी। तो ऑगस्टस ये बात को जानता था कि अगर क्या है, सेनेट नाराज हो गई हमसे तो क्या है, हमें क्या है, गद्दी से हटाकर, मतलब हमें राजा से हटाकर दूसरे को राजा बना देगी। तो ऑगस्टस ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या है, सेनेट की शक्तियों को कम कर दिया। ओके, सेनेट को कम ध्यान देने लगा और सेनेट की शक्तियों को कम करके स्वयं क्या है, एक राजा बनने लगा, स्वयं अपने हाथों में पूरी शक्ति, साम्राज्य की पूरी शक्ति अपने हाथों में लेने लगा और सेनेट की शक्ति को कम करने लगा। ओके, तो सेनेट को लेकिन थोड़ा बहुत सम्मान देते रखा जिससे सेनेट क्या है, नाराज ना हो। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें क्या है, उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता का पर अपना नियंत्रण रखा करता था। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, सेनेट के हाथ में क्या है, पूरी सत्ता होती थी। ओके, रोम में सेनेट संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग यानी रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सेनेट क्या है, धनवान परिवारों का एक समूह था। ओके, उस सेनेट का दूसरा नाम क्या है, अभिजात वर्ग, पहले भी देखा अपन ने, तो सेनेट का दूसरा नाम है अभिजात वर्ग या सेनेट संस्था। ओके, लेकिन आगे चलकर इसमें क्या है, इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। ओके, धीरे धीरे क्या है, इतालवी मूल के जमींदार भी सेनेट की संस्था में शामिल होने लगे। ओके, इतालवी मूल के जो लोग हैं उन्हीं ने क्या है, ये यूनानी और लातिन भाषा में क्या है, रोम का इतिहास लिखा। रोम के इतिहास की ज्यादा पुस्तकें यूनानी और लातिनी में ही लिखी गई थी। ओके, सम्राट की परख इस बात पर की जाती थी कि वह सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखता है। मतलब देखिए, सेनेट क्या है, समूह है, तो सम्राट की परख किस प्रकार से की जाती थी। मतलब अगर क्या है, सम्राट सेनेट का ध्यान रखता है, सेनेट के जो सदस्य हैं उनका ध्यान रखता है। ओके, जैसे ही वो लोग कहते हैं सेनेट के सदस्य, उनकी सम्राट बात मानता है, तो सेनेट उसे क्या है, अच्छा समझता है। आपको भी पता है, अगर आप क्या है, किसी की अच्छी तारीफ करते हैं, किसी व्यक्ति की बात मानते हैं, तो उस व्यक्ति की नजर में आप क्या है, अच्छे माने जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी की बात को मना कर देते कि भाई आपने ये काम कहा, मुझे नहीं करना, तो उसकी नजर में आप क्या है, बेकार बन जाएंगे, बुरे बन जाएंगे। इसी प्रकार चलता है, आपको पता ही है। इसी प्रकार का सेनेट का था। अगर सेनेट की आप अच्छी बात करते हैं, सम्राट क्या है, सेनेट की तारीफ करता है, सेनेट के की बात मानता है। ओके, सेनेट के सदस्य जो कहते हैं उनकी उसी प्रकार काम करता है, तो सेनेट के लिए वह अच्छा है। लेकिन अगर सेनेट की बात नहीं मानता है तो क्या है, सम्राट को क्या है, बुरी नजर से देखा जाता था। और सम्राट को सबसे बुरा शासक माना जाता था जो सेनेट के सदस्यों से प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे या उनके प्रति हिंसा करते थे, जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, कुछ सेनेटर गणतंत्र युग के लौटने के लिए क्या है, तरसते थे, लेकिन क्या है, सेनेटर यह जान चुके थे कि अब ऐसा हो पाना असंभव था, तथा सम्राट और सेनेटर के बीच के बाद सम्राट की मुख्य संस्था सेना भी थी। ओके, तो मैं आपको समझा देता हूं क्या बताया जा रहा है।
तो सेनेट ने ऑक्सटस को पता था कि क्या है, ऑक्सटस को पता था कि क्या है सेनेट क्या है जब चाहे तख्ता पलट कर सकती है, ऑक्सटस को क्या है सम्राट से हटाकर दूसरे को सम्राट बना सकती है। तो ऑक्सटस ने क्या किया, सेनेट की शक्ति को कम किया। ओके, तो सेनेट की शक्ति को कम किया, उसे महत्व देना कम कर दिया। ओके, तो और पूरी शक्ति किसके हाथ में आ गई, राजा के पास आ गई। ओके, जैसा राजा चाहे वैसा कर सकता था। ओके, अब सेनेट की शक्ति कम हो गई थी। ओके, तो सेनेट के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि जैसा पहले होता था, पहले क्या होता था, सेनेट की पूरी बात मानी जाती थी, तो जैसे पहले होता था पहला जैसा समय लौट आए। लेकिन अब वो जान चुके थे सेनेट के सदस्य कि अब होने वाला नहीं है, तो जो कोई राजा है ऑक्सटस वो ऐसा होने नहीं देगा। ओके, और एक लाइन आती है सेना। अब दोस्तों यहाँ एक सेना भी एक मुख्य अंग है आगे सरकार का, मतलब इसके पूरे सम्राट का। तो देख लेते हैं क्या बात है सेना की। रोम में एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या है वेतन दिया जाता था। न्यूनतम 25 वर्ष तक क्या है सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतन भोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास बात थी। ओके, विशेषता थी। सेना भी 4वीं शताब्दी तक क्या है 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग निर्धारण करने की शक्ति थी। ओके, तो अब एक जो रोमन साम्राज्य के पास क्या है 6 लाख सैनिक थे। ओके, और सेना भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती थी राजा निर्धारित करने में। मतलब आपको पता है 6 लाख सैनिक है, अगर 6 लाख सैनिक चाह लें कि राजा को क्या है बदलना है और वो विद्रोह कर दें तो सेकंडों में क्या है राजा बदल जाएगा। तो क्या इसलिए देखा गया है कि सम्राटों के का भाग निर्धारित करने की शक्ति होती थी सेना में। ओके, तो इस प्रकार क्या है सैनिक क्या है बेहतरीन सेवा और वेतन के लिए लगातार आंदोलन करते रहते। जो यहाँ की सेना थी वो क्या है बेहतरीन क्या है सेना को अच्छी से अच्छी सेवा दी जाए और अच्छा उन्हें रुपया धन दिया जाए, वेतन दिया जाए, और उसके लिए आंदोलन करते रहते थे। जिस प्रकार दोस्तों क्या है अभी अपना चलता रहता है, आपने देखा होगा सभी वर्ग क्या है अपने वेतन बढ़ाने के लिए आपने पता है आंदोलन वगैरह हड़ताल वगैरह करते रहते। उस इसी प्रकार क्या है उसी समय भी चलता था। ओके, यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेता था। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरते थे क्योंकि वह क्या है हिंसा का स्रोत है। पहले 2 लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। मतलब क्या है सेनेट आपको बताया सैनिक कितने थे, 6 लाख सैनिक थे। तो अगर सैनिक का क्या है सैनिक का समूह सेनापति से नाराज हो जाए या वहां के राजा से नाराज हो जाए तो क्या है आंदोलन सैनिक विद्रोह हो जाता था, क्योंकि जिससे क्या है हिंसा भी हो जाती थी। और साथ ही जो सैनिक का समूह है, सैनिक का समूह जो धनवान परिवार का समूह है वो क्या है सेना के जो समूह है सेना के क्या है घृणा करता था। 6 लाख सैनिकों से घृणा करता था। क्यों करता था, क्योंकि सेनेट मानता था कि क्या है ये हिंसा का स्रोत है, जब चाहे ये क्या है लड़ाई मचा सकते हैं अगर इनके मन की न की गई, इसलिए क्या है सेनेट इनसे घृणा करता था। ओके, जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी टैक्स लगाने पड़े तब क्या है तनावपूर्ण परिस्थिति का सामने आई। देखिए क्या है सेना आंदोलन करती थी कि उनकी वेतन बढ़ा दी जाए। अब सेना की बात मजबूरी में मानने पड़ती थी, नहीं तो ये क्या है सैनिक विद्रोह कर देते थे। तो और क्या है सेना की अगर वेतन बढ़ाई जाए तो उनका पैसा कहां से आएगा सरकार के पास, मतलब राजा के पास, वो आएगा कहां से, जो टैक्स लेता है। तो ओके, तो सरकार ने क्या है टैक्स और बढ़ा दी क्योंकि और उसे और पैसा चाहिए है। ओके, टैक्स बढ़ा देते थे तो क्या है तनावपूर्ण की स्थिति बन जाती थी। ओके, इस प्रकार यह कह सकते हैं कि हम क्या कि सम्राट अभिजात वर्ग मतलब सेनेट। ओके, सेनेट का दूसरा नाम है अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ी थे। मतलब यही 3 खिलाड़ी क्या है पूरे रोमन साम्राज्य को चलाते थे। कौन कौन, सम्राट मतलब राजा, अभिजात वर्ग मतलब सेनेट और सेना। इन्हीं के हाथ में क्या है और यही क्या है पूरा साम्राज्य चलाते थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह क्या है सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। अब पता है ऑफिशियली है कि क्या है ऑफिशियली बात ये है कि 6 लाख सैनिक थे। ओके, तो 6 लाख सैनिक थे, तो अगर राजा को ना पसंद करें तो क्या राजा को बदल सकते थे। ओके, तो वही राजा अच्छा सफल माना जाता था जो क्या सेना को नियंत्रण करके रखता था। ओके, अगर सेना विभाजित हो जाए तो इसका परिणाम गहरा युद्ध के रूप में सामने आ जाता है और क्या है सेना भी आपस में लड़ जाए तो भी दिक्कत हो जाती थी। ओके, ऑक्टस का शासन क्या है शांति के लिए याद किया जाता है। जो ऑक्टस ने था उसने क्या है पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा, सेना पर भी नियंत्रण रखा, इसलिए क्या है शांति के लिए जाना जाता था। ऑक्टस के बाद उसके पुत्र टिबेरियस ने शासन चलाया, मतलब इसका दत्तक पुत्र था। ओके, टिबेरियस को क्या है ऑक्टस ने गोद लिया था। जो ऑक्टस ना अपने देखा शुरू में इसे भी क्या है गोद लिया था इस सीजन ने। ओके, ऑक्टस को और ऑक्टस ने क्या है टिबेरियस को भी गोद लिया था। ओके, इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रहेगी रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का काफी विस्तार हुआ। ओके, तो रोमन साम्राज्य विस्तारित हुआ। इसके लिए उसने क्या है अनेक आश्रित राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। तो क्या है एक मुख्य रोमन साम्राज्य है, ये आपका एक क्या है मुख्य रोमन साम्राज्य है। इसके जो अगल बगल है वो क्या है ये आश्रित क्या है राज्य है। ओके, रोमन साम्राज्य ने क्या है इन आश्रित राज्यों को भी क्या है अपने में मिला लिया। ओके, और क्या है जिससे क्या है इसकी साम्राज्य विस्तार होगा। अब आश्रित राज्य कौन क्या कहलाते हैं, तो ऐसे राज्य थे
ऐसे राज्य थे जो क्या है रोम के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम क्या है उनका क्या है अस्तित्व का स्वीकार करता था। ओके, दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक राज्य फरात नदी के पश्चिम और रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे। उन्हें भी क्या है रोम द्वारा हड़प लिया गया और क्या है राज्य बहुत समृद्ध थे। मतलब रोम ने क्या किया, जो क्या है जो पश्चिम की ओर पड़ते थे राज्य, उनको भी अपने में मिला लिया। ओके, जिससे क्या है राज्य में रुपया धन पैसा और बढ़ने लगा। जब और राज्य मिल जाएंगे उनका भी पैसा क्या है रोम साम्राज्य के पास आ गया, जिससे क्या है रोम साम्राज्य समृद्ध होने लगा। उदाहरण के लिए जैसे हेरोड के राज्य की प्रतिवर्ष क्या है 54 लाख दिनारियस, मतलब 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। अब दिनेरियस क्या है रोम का एक क्या है चांदी का सिक्का था। ओके, जिसमें लगभग क्या है 4.5 ग्राम क्या है विशुद्ध चांदी होती थी। ओके, मतलब क्या है इतना धन रुपया आता है उस साम्राज्य को भी क्या है रोम साम्राज्य ने अपने में मिला लिया। ओके, इटली के सिवाय साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और क्या है उनसे कर वसूलत लिया जाता था। मतलब इटली के छोड़कर क्या सभी प्रांत में बांट दिया गया था। उसके छोटे छोटे राज्यों में और सभी से क्या है रोम साम्राज्य कर वसूला करता था। ओके, दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था तो रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और क्या है फराज से सहारा से और क्या है फराद और क्या है कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। मतलब क्या है जब रोम साम्राज्य क्या है अपने चरमोत्कर्ष मतलब सबसे अच्छी अवस्था में था तो उसका बताया जा रहा है कि उसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक की सीमाओं तक और क्या है सहारा से फराद तक फैला हुआ था। और उसकी आगे भी संपूर्ण साम्राज्य में क्या है दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से क्या है समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब क्या है दूर दूर तक क्या है एक मुख्य नगर बनाए गए थे जिससे क्या है राजा क्या है नियंत्रण रखा करता था। ओके, भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे कार्थेज, सिकंदरिया, एंटीकॉक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कर लगाने में सफल हो पाती थी। मतलब क्या है रोम साम्राज्य ने क्या किया बड़े बड़े शहर बनाए, बड़े बड़े शहरों को दायित्व सौंपा कि जो आप उसके अंडर में जो छोटे छोटे प्रांत है छोटे छोटे गांव है उनसे क्या है कर वसूला जाए। ओके, ये उनका काम था जिनसे साम्राज्य को क्या है अधिकांश धन संपदा मिलती थी। मतलब ज्यादा कर लगता था जिससे क्या है धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग क्या है रोम साम्राज्य को क्या है कर वसूली और अपने क्षेत्रों में क्या है प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। मतलब क्या है जो एरिया का क्या है जैसे ये एरिया है। ओके, तो इसमें क्या है एक दो धनी परिवार होंगे तो क्या है रोम साम्राज्य ने धनी परिवार को काम सौंपा कि क्या अपने एरिया में जो तुम्हारे अंडर में आता है उससे क्या है धन वसूल के क्या है राजा के पास पहुंचाया जाए। मतलब क्या जो धनी परिवार थे वो दोबारा क्या है राजा के काम में सहायता कर रहे थे। ओके, तो यहाँ से अब क्या है एक और 200 संस्था बनने वाली है जिसे हम देखने पड़ेंगे। तो दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासन तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्राट वर्ग बन गया जो क्या है सैनिक के सदस्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था। मतलब अब दोस्तों एक और वर्ग बन गया। तो पहले क्या था एक राजा था, राजा के बाद कौन था सेनेट था, सेनेट के बाद कौन था सेना थी। अब सेनेट के सेनेट थी ये 3 थी। ओके, अब एक और एक वर्ग आ गया जिसे क्या कहा जाता था सम्राट वर्ग कहा जाता। वैसे सम्राट वर्ग में क्या है धनी परिवारों का एक समूह बन गया था। ओके, जो क्या है राजा की सहायता करता था। सेनेट भी क्या है धनी परिवारों का समूह था। अंतर क्या था, अंतर ये था कि राजा ने क्या किया सेनेट की शक्ति को कम कर दिया, सेनेट के महत्व को कम कर दिया क्योंकि सेनेट क्या है सदियों से चलता आ रहा। जो राजा ने जो क्या है एक नया वर्ग बनाया सम्राट वर्ग जो राजा के क्या है विश्वसनीय पात्र होते थे। ओके, और क्या है जो सम्राट वर्ग की शक्ति थी वो सेनेट की से ज्यादा थी। ओके, सेनेट की से ज्यादा थी। क्यों थी ज्यादा थी क्योंकि सम्राट वर्ग जो है सम्राटों का समर्थक प्राप्त था क्योंकि सम्राट वर्ग क्या है सम्राट का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभरने सामने आया। ओके, हम नेक्स्ट सम्राट गैलिनस ओके ने सेनेटों को सैनिक के कमान से हटाकर इस नए वर्ग का उदय सुदृढ़ बना दिया। मतलब जो नेक्स्ट सम्राट आया गैलिनस उन्होंने क्या किया सेनेटों को बिल्कुल तरीके से हटा दिया। क्यों हटा देते सेनेटों को, कितना महत्व क्यों देते थे क्योंकि सम्राट जानता था कि अगर सेनेट क्या है चाहे तो क्या है राजा को बदल सकता है और राजा कभी चाहेगा नहीं कि हमें क्या गद्दी से हटा दिया जाए। तो इसलिए क्या है सेनेटों को कम उनकी शक्ति को कम करके सेनेटरों को हटाकर एक नया वर्ग अपने मन का बना लिया। ओके, जिसे क्या है सम्राट वर्ग कहा जाता है। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को क्या है सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंचने की पाबंदी लगा दी। मतलब सेनेटरों को बिल्कुल तरीके से मना कर दिया, किसी प्रकार से उनकी सेवा नहीं चाहिए राजा ने कह दिया। ओके, गैलिनस नहीं चाहता था कि क्या है साम्राज्य का नियंत्रण किसी भी प्रकार से सेनेटों के हाथ में आ जाए। मतलब क्या है सेनेट के समूह के हाथ में आ जाए जैसे पहले चलता था, मैं आपको बता चुका हूं।
अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं तीसरी शताब्दी का संकट। ओके, कोई अभी तक आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिएगा। जैसे ही मन में डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स ओपन है तो लिख दीजिएगा। ओके, कोई और के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आगे कौन सा सब्जेक्ट करना है, ओके, कैसी आपको तैयारी करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते जाइएगा। ओके, तीसरी शताब्दी का संकट देख लेते हैं। पहली और दूसरी शताब्दी शांति और समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। मतलब क्या रोमन साम्राज्य में देखा वो आपसे में अपना काम चलती रहती थी, कुछ बाहरी आक्रमण नहीं हो रहा था रोमन साम्राज्य में। ओके, अब लेकिन यहाँ से धीरे धीरे क्या है बाहरी आक्रमण होगा। लेकिन क्या तीसरी शताब्दी में क्या है आंतरिक तनाव के संकेत मिलते थे। ओके, 225 ईस्वी में ईरान के आक्रामक वंश सनानी वंश द्वारा बार बार रोम साम्राज्य पर आक्रमण किया जाने लगा। एक साम्राज्य था 225 ईस्वी में, कौन सा, ईरान का साम्राज्य था सनानी वंश। इसने क्या है बार बार क्या है रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने लगा था। केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से क्या है फरात की दिशा में फैल गया था। 3 भाषाओं में खुदे हुए एक शिलालेख में ईरान के शासक शापोर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का अंत कर दिया। मतलब क्या है एक शिलालेख प्राप्त हुआ है इतिहासकारों को जिसमें 3 भाषाओं से खुदा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के शासक ने क्या है जो रोमन साम्राज्य की क्या है 60,000 सैनिकों का अंत कर दिया। ओके, मतलब क्या है अपनी थोड़ी बहुत जीत का दावा करता है कौन, ईरान साम्राज्य। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटिकोक पर भी कब्जा कर लिया। और रोम साम्राज्य की जो पहले की राजधानी थी एंटिकोक, उस पर भी क्या है ईरान साम्राज्य ने क्या कब्जा कर लिया। ओके, कई जर्मन मूल के जनजाति जैसे एल माइनस फ्रैंक गोथ ने क्या है राइन तथा डेब्यून नदी के सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और रोमन साम्राज्य पर क्या है आक्रमण किया, कई क्षेत्रों पर क्या है कब्जा कर लिया। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट मतलब कि 47 वर्षों में क्या है 25 सम्राट सत्ता में आए। इससे यह पता लगता है कि इस अवधि में सम्राट को बेहतर तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता था। तो क्या है बार बार क्या है ईरान साम्राज्य क्या है रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करता था, धीरे धीरे क्या है एरिया को जीतते चला जा रहा था। ओके, और इसका अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं 47 वर्षों में क्या है रोम साम्राज्य 25 सम्राट हुए। मतलब कोई भी मान लीजिए कोई भी एक राजा हुआ वो क्या है 1 साल से 1.5 साल तक ही शासन कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाया। मतलब इतनी तनावपूर्ण की स्थिति थी क्योंकि बार बार क्या है आक्रमण कर देता था। ओके, जिससे क्या है ये आक्रमण झेल नहीं पाते होंगे रोमन साम्राज्य वाले। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं लिंग साक्षरता और संस्कृति। देखेंगे कि साक्षरता और संस्कृति किस प्रकार से थी रोमन साम्राज्य की। उन दिनों क्या है एकल परिवार का चलन था। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार था, जैसे भी क्या है भारत में संयुक्त परिवार मतलब क्या है उसके माता पिता उनके बच्चे दादा दादी चाचा चाची और उनके क्या है ये सब एक साथ रहते, तो ये क्या है आपका संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार मतलब माता पिता उनके बच्चे, ये आपका एकल परिवार कहलाता है। ओके, दासों को परिवार में क्या सम्मिलित किया जाता था। क्योंकि प्रथम सदी में तक क्या है विवाह का रूप था कि पत्नी अपने क्या पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृत्व परिवार में वह अपने पूरे अधिकार को बनाए रखती थी। मतलब क्या है पहले क्या है विवाह के बाद भी क्या है पत्नी का क्या है मतलब क्या है पत्नी का पूरा अधिकार अपने मायके की संपत्ति में होता था। जैसे क्या है ओके, जैसे ये पिता है इसकी ये पुत्री है। ओके, तो इसके अगर विवाह भी हो जाता है तो उसके बाद भी क्या उसकी पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होता था, ये बताया जा रहा था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर भी उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। मतलब क्या है जो दहेज जो सामान मिलता था उस पर तो क्या है पति पत्नी दोनों का अधिकार था, लेकिन जो क्या है उसकी जो पिता की संपत्ति महिला की उस विवाह के बाद भी क्या है उसकी मालिकिन बनी रहती थी। ओके, रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानून अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना आसान था। काम चलाऊ साक्षरता होती थी, मतलब काम चलाने लायक साक्षरता होती थी। ओके, और सांस्कृतिक विविधता का समाज में मौजूद थे, मतलब विविधता थी समाज में। ओके, आर्थिक विस्तार देख लेते हैं। तो बंदरगाहों खदानों ईंट भट्टों खानों जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिससे क्या है उनका आर्थिक विकास आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। मतलब क्या है रोम साम्राज्य में इन सबसे क्या है पैसा रुपया आता था, खदानों से ईंट की भट्टों से और जैतून के तेल की फैक्ट्रियां थी। ओके, इनका भी क्या है खानों से इन सभी से क्या है आर्थिक विकास होता था किसका रोमन साम्राज्य का। स्पेन में जैतून का तेल का उद्यम 140 से 160 ईस्वी में वर्षों से अपने क्या है चरमोत्कर्ष में था। मतलब स्पेन में क्या है बहुत ज्यादा जैतून का तेल निकाला जाता था। ओके, स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। स्पेन के तेल के उत्पादकों में और इतालवी के तेल उत्पादकों में के बीच क्या है प्रतिद्वंदता बनी रहती थी। मतलब इतालवी का भी तेल उत्पादन थे और क्या है स्पेन की तेल उत्पादन थे, दोनों में क्या है आपसी लड़ाई मची रहती थी। ओके, तो दोनों क्या है तेलों का उत्पादन करते थे, तो इसलिए क्या है प्रतिद्वंदता थी।
रोमन साम्राज्य में सुगठित वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था थी और क्या है धन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र आते थे जो क्या है अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। और साम्राज्य में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो क्या है बहुत ज्यादा उपजाऊ थे, बहुत ज्यादा क्या है खेती होती थी। ओके, मतलब ये सब बताया जा रहा है। इन सभी से क्या है रोमन साम्राज्य को क्या है धन संपदा प्राप्त होती थी। जैसे क्या है उर्वरक वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे क्या है इटली के कैंपियनिया सिलिलिक हो गया, मिस्र में क्या है फ्यूनियम हो गया, गैलिलिक हो गया, वाइजेकियस हो गया, ओके ये, और दक्षिण गॉल हो गया जिसे क्या है गैलिया नॉर्विस कहते हैं, तथा वार्टिका में दक्षिण स्पेन। ये सब क्या है स्थान है जहाँ क्या है अच्छी उर्वरक वाली भूमि होती थी। और कैंपिनिया से क्या है सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब आती थी। और सिलिलिस और वाइजेकिया रोम को भारी मात्रा में क्या है गेहूं का निर्यात करते थे। गैलिकी से में गहन खेती होती थी। ओके, स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण और ग्वाडलक्विविर नदी के बीच नदी के किनारों के साथ साथ बसी जमींदारियों में से आता था। स्पेन के सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। ओके थी और क्या है पहली और दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खदानों से क्या है खनिज निकाले जाते थे। मतलब ये सब क्या है स्थान बताया गया है जिनसे क्या है रोम साम्राज्य ज्यादा धन प्राप्त होता है। जैसे जैतून का तेल इसमें प्रमुख है, गेहूं का निर्यात भी बहुत ज्यादा था, खेती भी थी, कुछ ऐसे क्षेत्र थे और वक्त शक्ति ज्यादा थी तो खेती होती थी, अंगूरी शराब का भी निर्यात होता था। ओके, बहुत सारे हैं खदानों भी थी, सुगठित क्या है वाणिज्य व्यवस्था भी थी। तो ये सब क्या है आर्थिक विकास के कारण थे रोम साम्राज्य की। ओके, हम दोस्तों देखने वाले हैं रोमन साम्राज्य में श्रमिकों को पर नियंत्रण। ओके, तो दास प्रथा बड़े पैमाने पर थी। इटली में क्या है कुल जनसंख्या 75 लाख थी। ओके, जिसमें से क्या है 30 लाख तो केवल दास थे। मतलब क्या इटली की जो जनसंख्या है 75 लाख थी, जिसमें से क्या है 30 लाख दास थे। मतलब क्या है लोग अपनी सेवा के लिए दास रखे रहते थे। दासों को क्या है पूंजी निवेश और पूंजी निवेश के क्या है जरिया देखा जाता था, मतलब पूंजी निवेश माना जाता था। दासों को खरीद करके उनसे काम कराया जाता था, इसलिए क्या है ये लोग क्या है पूंजी का निवेश माना करते थे। उच्च वर्ग के लोग क्या है दासों के प्रति क्या है क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते। जो अमीर परिवार थे वो क्या है दासों के प्रति क्रूरता मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन जो आम लोग थे वो क्या है दासों से क्या है सहानुभूति रखते थे। दासों की कमी से होने पर दास प्रजनन को क्या है प्रोत्साहन दिया जाता था और क्या है दासों के काम का निरीक्षण किया जाने लगा ताकि क्या है कोई काम चोरी ना करे। मतलब दास क्या है जो काम में लगे रहते थे उनको भी निरीक्षण किया जाता था कि क्या है वो काम चोरी भी ना करे। ओके, साथ ही क्या है इसमें क्या है दासों की कमी होने लगी, वहां दासों की कमी होने लगी तो दास दासियों से कहा गया है कि क्या है दास प्रजनन को महत्व दें। ओके, रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां भी देख लेते हैं, मतलब समाज किस प्रकार से बटा हुआ था तो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं से देख लेते हैं। तो समाज हमने देखा कि रोमन साम्राज्य को किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक साम्राज्य ओके मतलब पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती काल। ओके, तो देख लेते हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य में क्या था। पहले महत्व किसको दिया जाता था, सेनेटर को। ओके, सेनेटर को, फिर अश्वारोही को, फिर सम्मानित वर्ग, फिर निम्न वर्ग, फिर दास सबसे नीचे हो जाता। और परवर्ती साम्राज्य में क्या हुआ, सम्राट सबसे ऊपर हो गया। सम्राट क्या है सबसे ऊपर हो गया, इसमें भी सम्राट होगा, सम्राट तो है ही है। और फिर इसके बाद आ गया अभिजात वर्ग। अभिजात देखिए क्या है पहले कौन था, सेनेट था। ओके, अब यहाँ आ गया आपका अभिजात वर्ग। फिर मतलब सेनेट की को कहा जाता है अभिजात वर्ग। ओके, तो अब देख रहे हैं आप पहले क्या है सेनेट वर्ग को ऊपर महत्व था, लेकिन अब क्या है राजा का महत्व सेनेट का महत्व कम कर दिया था। ओके, और फिर मध्यम वर्ग आ जाता, मध्यम वर्ग, फिर निम्नतर वर्ग, फिर आज उसके बाद कौन होते थे, दास होते थे। ओके, परवर्ती काल में क्या है चौथी शताब्दी के आरंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासन काल से आरंभ हुआ। पहले दो क्या है समूह सेनेटर और क्या है नाइट व अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। यह परवर्ती रोमन या अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से क्या है यह विशुद्ध सैनिक सम्राट वर्ग से कम शक्तिशाली था। तो क्या है सम्राट वर्ग को अधिक मान दिया जाता था सेनेट से ज्यादा। ओके, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। माध्यम वर्गों में अब क्या है नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग होते थे। ये बताया गया है वर्ग में जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे उसमें क्या है नौकरशाही और सेना के लोग होते थे। ओके, और जो क्या है दूसरा वर्ग आता है आपका सम्राट वर्ग, उसमें क्या धनी परिवार होते थे, किंतु क्या अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदेगर और क्या है किसान शामिल होते थे। मतलब क्या है मध्यम वर्ग में कौन शामिल होते थे, नौकरशाही, सेना और क्या है अधिकतर सौदेगर और किसान होते थे। ओके, उसके नीचे क्या है भारी संख्या में निम्नतर वर्ग का एक विशाल समूह था जिन्हें क्या है सामूहिक रूप से निम्नतर वर्ग कहा जाता था। ओके, इसमें क्या है ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में कामगार, प्रवासी कामगार, अनाज और जैतून की फसल की कटाई करने वाले, निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करने वाले, ये सब क्या कौन आते, ये सब कहाँ में आते थे, निम्न वर्ग में आते थे। ओके,
परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी। ओके, मतलब क्या है उस समय अब क्या है चांदी की पहले मुद्रा चलती थी, अब वो क्या है चांदी की मौद्रिक मुद्रा को कम कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि स्पेन के खानों में क्या है चांदी मिलनी बंद हो गई थी, मतलब चांदी मिलना कम हो गया, जिससे क्या है चांदी के सिक्के कम बंद कर दिए गए और सरकार के पास क्या है चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। इसलिए क्या है कॉन्स्टेंटाइन मतलब जो वहां का राजा था उसने क्या है सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और क्या है परवर्ती समूचे काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में क्या है प्रचलन रहा। ओके, मतलब क्या है अब सोने के सिक्के आ गए थे। ओके, परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग बहुत धनी थे, क्योंकि क्या है उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी संपत्तियों में क्या खरीदने में लगाते थे। मतलब क्या वहां के जो नौकरशाही थी, मतलब जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग थे वो अब धनी हो गए थे। क्यों धनी हो गए थे? क्योंकि अब जो उन्हें वेतन मिलती थी वो सोने के सिक्कों में मिलती थी, मतलब सोना मिलने लगा था। साथ ही क्या जो उनका पैसा था वो इन्वेस्ट करते थे, जिसमें जमीन खरीद लेते थे, जिससे क्या उनकी आमदनी बढ़ती थी। ओके, साथ ही क्या साम्राज्य में भ्रष्टाचारी बहुत फैल गया था। न्याय प्रणाली और क्या है सैन्य आपूर्ति से प्रशासन में उच्च अधिकारी और क्या है गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए। मतलब क्या है ये लालची हो गए और क्या है बहुत ही भ्रष्टाचार करने लगे। ओके, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, मतलब सरकार ने प्रयास किया कि भ्रष्टाचार रोका जाए। ओके, रोमन साम्राज्य में क्या है तानाशाही पर आधारित था। ओके, वहां असहमति या आलोचना कि कभी कभार भी क्या है बर्दाश्त नहीं किया जाता था, मतलब क्या है तानाशाही हो गया। मतलब क्या है सरकार जनता की बात नहीं सुनी जाती थी, अब क्या है विरोध करने पर उसे क्या है सजा दिया जाता था। सरकार का विरोध का उत्तर होता था हिंसात्मक कार्रवाई, मतलब क्या सीधे निपटा देना। ओके, जिसने क्या है सरकार का विरोध किया उसे क्या है समाप्त कर देना। ओके, निपटा देना डायरेक्ट। लेकिन क्या है 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। उसमें क्या है सर्वाधिक भयंकर सम्राट पर भी क्या है अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन क्या है 4वीं शताब्दी है उसमें क्या है राजा जो निरंकुश था वो क्या है अंकुश में होने लगा, मतलब क्या है नियंत्रण में था। ओके, सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और क्या है नागरिक अधिक अधिकार की रक्षा के लिए क्या है कानून के रूप में प्रयोग किया जाता था। ओके, अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं परवर्ती पुरा काल। ओके, परवर्ती पुरा काल देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसकी संस्कृति और परिवर्तनों पर नजर डालेंगे। परिवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और क्या पतन के लिए इतिहासकारों की उस अंतिम दिलपस अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मोटे तौर पर क्या है 4वीं से 7वीं शताब्दी तक थी। तो पहले से जो 3री शताब्दी थी जो वो कहलाती थी पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, और क्या है जो 4वीं से जो 7वीं शताब्दी थी वो कहलाती थी आपकी परिवर्ती साम्राज्य। तो अभी तक जो हम जितना पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक से पहली से 3री शताब्दी, मतलब पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। ये परिवर्ती रोमन साम्राज्य का ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक हमने क्या अपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लिया। टेलीग्राम से क्या फायदा होता है कि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंस्टाग्राम पर भी इन्फॉर्मेशन ट्विटर में भी आप कर लीजिएगा, फेसबुक में है तो फेसबुक में भी, और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लिया। जैसे आप क्या है कोर्स वगैरह आपको ज्वाइन करना है स्पेशल, तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है तो उससे भी आप डाउन पूछ सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो आप नोट्स देख रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, वो सभी नोट्स आप क्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वो कहाँ से? अनुराग आषाढ़ी क्लासेस, गूगल पर सर्च करना है अनुरागआषाढ़ीclasses.com। चूंकि तो आपको वेबसाइट में जाइएगा, क्लास सिलेक्ट करिएगा, सब्जेक्ट सिलेक्ट करिएगा, टोटल आपके नोट्स आ जाएंगे, तो आप क्या है पढ़ सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का। ओके, बाकी हमसे क्या है आप व्हाट्सएप में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। तो 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें एक सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म की राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय। मतलब यहाँ क्या है दो सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो यहाँ का सम्राट था उस समय का 4वीं शताब्दी का कॉन्स्टेंटाइन, उसने क्या है ईसाई धर्म को अपनाया। उसने क्या है ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया, मतलब क्या है केवल ईसाई धर्म को अपनाया जाएगा। साथ ही क्या है 7वीं शताब्दी में क्या है इस्लाम धर्म का भी उदय हुआ। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे क्या है सम्राट डायोक्लेटियस ने क्या किया, सम्राट समय के प्रारंभ हुआ। सम्राट डायोक्लेटियस ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका था। आपने देखा कि क्या है अभी एक ऐसा समय आया था जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या है रोमन साम्राज्य में क्या है जो यहाँ के आश्रित साम्राज्य थे उन्हें भी क्या है साम्राज्य में मिला लिए है, और रोमन साम्राज्य को क्या है धीरे धीरे अगल बगल के राज्य थे उन्हें मिलाकर रोमन साम्राज्य का विस्तार किया जाने लगा था। तो रोमन साम्राज्य क्या है बहुत बड़े एरिया में फैल चुका था। ओके, तो जो सम्राट डायोक्लेटियस हुए उन्होंने सोचा कि साम्राज्य क्या है बहुत बड़ा बहुत अधिक फैल चुका है, तो उस पर क्या है नियंत्रण रख पाना कठिन है। तो उसने क्या है साम्राज्य को क्या है
तो उसने क्या है साम्राज्य को धीरे धीरे कम कर दिया। ओके, मतलब जो महत्वपूर्ण हिस्से नहीं थे उन्हें हटा दिया। ओके, हटा के मुख्य हिस्से को रखा। ओके, बाकी सब हटा दिया। इसलिए उसने क्या है हिस्सों को छोड़कर क्या है उन हिस्सों को छोड़कर थोड़ा छोटा बना लिया। ओके, उसने क्या है साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और क्या है असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों में लगा के अलग कर दिया। ओके, मतलब जो क्या है जो सैनिकों का कार्य नहीं करते, सैनिक का काम नहीं करते, उन्हें अलग कर दिया। ठीक है, साथ ही उसने क्या है सेनापतियों को अधिक स्वातंत्र प्रदान किया, जिससे क्या है सेना अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर आए। मतलब क्या है सेनापतियों को सेना को ज्यादा शक्ति दी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए। उसने क्या है सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया, जो क्या है 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का हुआ करता था। ओके, यह सिक्का रोम साम्राज्य में समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। मतलब ये सिक्का क्या है आजीवन चलता रहा जब तक समाप्त नहीं हुआ रोम साम्राज्य। कॉन्स्टेंटाइन ने एक नवाचार था, एक दूसरी राजधानी क्या है कुतुबनिया का निर्माण किया, जहाँ क्या है तुर्की आजकल आजकल क्या है किसे जाना जाता है इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। ओके, पहले इसे क्या है वाइजेनाइटस कहा जाता था। ये उसने क्या है एक नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ थी। ओके, जो उसकी जो नई राजधानी थी वो क्या है 3 ओर समुद्र से घिरी थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनी जो क्या है 3 ओर से क्या है समुद्र से घिरी हुई थी। ओके, चूंकि क्या है नई राजधानी को क्या है नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए क्या है उसने 4वीं शताब्दी में शासन वर्गों को बड़ी तेजी से विस्तार किया। मतलब उसने क्या है सेना में भर्ती करने लगे। मतलब ओके, इस शासन इतने बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे क्या लोग चाहिए, तो उसने क्या है भर्ती स्टार्ट कर दी। तो यहाँ क्या है जो उसने राजधानी बनाई वो क्या है 3 ओर से समुद्र से घिरी थी, इसलिए क्या ओके ये आपको ध्यान में रखना है। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है आर्थिक विकास तेजी से हुआ और क्या है औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योगों धंधों में क्या है व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। क्योंकि मतलब क्या है अब धंधा पर ध्यान दिया जाना, व्यापार में क्या है तेजी से क्या है विकास हुआ, क्योंकि उसमें क्या है पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेच की प्रेस और क्या तरह तरह के पानी की मिलें जैसी क्या है नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण थी। धन का अच्छा खासा निवेश हुआ, पूर्व देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया जाता था, क्योंकि जिसमें ऐसा व्यापार पुनर्स्थान हुआ। इस सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और क्या है समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। मतलब क्या है व्यापार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा इस 7वीं शताब्दी में। ओके, जिससे क्या है साम्राज्य बहुत तेजी से वृद्धि हुआ। ओके, इससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और क्या है भोग विलास के साधनों की भरपूर तेजी आई। ओके, शासन करने के लिए क्या है कुलीन पहले से अधिक शक्तिशाली और अमीर हो गया। देखिए शक्तिशाली और अमीर हो गए। अब जो क्या है मध्यम वर्ग था और अमीर वर्ग था उनके पास अधिक रुपया था, क्योंकि अब क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि सोने के सिक्के चलते थे, व्यापार बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मिलें आ चुकी थी। ओके, तत्कालिक समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में क्या लाभ कमाती। अब सोने के रूप में लाभ कमाती, क्योंकि पता है सोने के सिक्के चल रहे हैं तो सोने के रूप में लाभ कमाती थी। व्यापार बहुत तेजी से था, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग चुकी थी, जिससे क्या है ये पूरा के रोम साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ा 7वीं शताब्दी तक। ओके, तो हमने क्या जो पूर्ववर्ती साम्राज्य था उससे क्या है डिटेल में पढ़ा, लेकिन परवर्ती साम्राज्य को हमने क्या थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन उसके बारे में हमने क्या एक प्रकार से डिटेल में जान लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है ये अध्याय 3 कंप्लीट हो जाता है कक्षा 11 में इतिहास में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ओके, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स वगैरह के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी आप फॉलो कर लीजिएगा। वेबसाइट से आप क्या है सभी सब्जेक्ट के फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, और ऐप से आपको कोर्स में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।